जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञानवंत जीएस एकेडमी द्वारा जो डेली टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसे हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और कल आप लोग को एक वीडियो मिल चुकी होगी। आज जो है ये सेकेंड वीडियो यानी क्लास 2 है। और इस क्लास 2 में हम लोग कवर करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्सन। क्योंकि एक दिन होता है साइंस, एक दिन होता है जीके और दूसरे दिन होता है जीएस, यानी साइंस होता है, फिर तीसरे दिन होता है जीके, फिर चौथे दिन जीएस होता है, और पाँचवें दिन जो है इकोनॉमी और करंट अफेयर्स मिला के सेक्टर रहता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप कवर करते जाएंगे आपको पता चलते जाएगा क्या सिस्टम है, कैसे। ज़्यादा बहस करना उचित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा तत्वों के आयनन विभव को सही क्रम में दर्शाता है? आयनन विभव को दर्शाने के लिए आपको प्रोटॉन संख्या यानी परमाणु संख्या ज्ञात होना चाहिए प्रत्येक तत्वों का। पीरियोडिक टेबल को आप देखिएगा या फिर आपको याद भी होगा, कम से कम जो इम्पोर्टेंट है स्टार्टिंग से लेके 30 तक। अब बाकी जो इम्पोर्टेंट है, ऐसे सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। अधिक याद ना होता हो तो बाकी आपका माइंड बढ़िया है, याद कर लेता है, तो आप पूरा याद कर लीजिए। ठीक है, तो आप जो है इसको आयनन विभव को आप प्रोटॉन संख्या के अनुसार ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें जब आप आइएगा ऑप्शन नंबर ए की तरफ, तो ऑप्शन नंबर ए ही आंसर है। क्योंकि मैं आज सेट देख चुका हूँ, मुझे जानकारी है, इसलिए आप डाउट नहीं रखिएगा कि भैया कैसे बता दे रहे हैं कि ये आंसर, क्योंकि मैं देख चुका हूँ, मुझे पता है। ठीक है, मैं इसलिए देख लेता हूँ कि आप लोग को मैं गलत ना बताऊँ। कोशिश करता हूँ कि कुछ भी हम गलत नहीं बोलें और जो भी वो सही बताएं। लेकिन अब इतने 30 मिनट तक कंटिन्यू बोलते हैं, अब सारी बात तो लिखा हुआ नहीं है, जिसमें आप बहुत सारी बात जो अपने मन से बोलते हैं, बहुत सारी बात कुछ भी है, तो उसमें थोड़ा बहुत गलती हो सकता है। अगर गलती आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा। तो जिससे जैसे ही कोई स्टूडेंट वीडियो पे आते हैं तो उनको दिख जाएगा कमेंट, वो समझ जाएंगे कि हाँ। तो उस पर बहस नहीं करना है, छोटी छोटी बातों पे बहस नहीं करना। जो स्टूडेंट ओरिजिनल स्टूडेंट होते हैं वो समझ जाते हैं कि उनको किस चीज़ पे ध्यान देना है, किन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना। तो इसमें आइएगा, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक है 3, बोरोन का परमाणु क्रमांक है 5, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक है 4, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और नाइट्रोजन का 7। तो आप बोलिएगा कि भैया आप बोले कि परमाणु क्रमांक के अनुसार इसे समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ तो 5 और 4 उल्टा है। तो पीरियोडिक टेबल में सिर्फ एक अपवाद है, इसे ध्यान रखिएगा। बोरोन और बेरिलियम आयनन विभव के अनुसार सिर्फ एक अपवाद है, जिसमें कि बोरोन का आयनन विभव अधिक है बेरिलियम से, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, बोरोन का आयनन विभव कम है बेरिलियम से, लेकिन परमाणु क्रमांक जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मादा शरीर में मासिक चक्र के आरंभ से स्रावित होने वाले हार्मोन का सही क्रम क्या है? आरंभ से स्रावित होने वाले, स्रावित होते हैं लेकिन आरंभ से पूछ रहा है, क्रम क्या है? क्रम इसमें हो जाएगा FSH हो जाएगा 1 नंबर पे, 2 नंबर पे एस्ट्रोजन हो जाएगा और तीसरे नंबर पे हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिकी की मूलभूत इकाई जो गुणसूत्र के ऊपर व्यवस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? तो आनुवांशिकी की मूलभूत इकाई, इस पॉइंट को ध्यान रखना, इकाई जो है वो हो जाएगा आपका जीन। क्या हो जाएगा? जीन हो जाएगा। लेकिन आनुवांशिकी पदार्थ जो है वो DNA होता है। यहाँ पे पदार्थ की जगह पे शायद कुछ और वर्ड यूज होता है, इसे आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, रबर का पौधा डैश से प्राप्त लेटेक्स को स्कंदित करने में किस कार्बनिक रबर का पौधा से प्राप्त लेटेक्स को स्कंदित करने में किस कार्बनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अब मेरे चेहरा पे या फिर बैकग्राउंड पे नहीं जाइएगा, क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाने के लिए बैठता हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं सर धस के आता हूँ उसके बाद बैठता हूँ फिर वीडियो बनाता हूँ, उतना समय नहीं है। जितना समय मिलता है उसी में से मैं वीडियो बनाता हूँ। तो फोकस कीजिएगा क्वेश्चन पे और मेरा डिस्कशन पे, और कोशिश करते हैं कि हम पहले से लिख के रखें। और साइंस के सेक्टर में आपको अक्सर कम ही डिस्कशन देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा क्वेश्चन हार्ड रहता है। बस बात मेरे साफ आप समझ लीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा हार्ड रहता है। तो मेरा कोशिश रहता है कि जो क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन आपको कम से कम याद हो जाए। बाकी एक्स्ट्रा पॉइंट आपको याद हो ना हो, लेकिन 50 क्वेश्चन याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत उपकरण श्रेणी क्रम में ना जोड़ने का कारण क्या है? घरेलू विद्युत क्रम जो है वो समांतर क्रम में रहता है, आपको पता ही होगा, लेकिन रोड लाइट, स्ट्रीट लाइट जो है वो सब श्रेणी क्रम में रहता है। तो इससे घरेलू घर में जो है वो श्रेणी क्रम में क्यों नहीं जोड़ते हैं? इसका कारण क्या है? तो स्विच बंद करने पर सभी उपकरण बंद हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, जैसे ही एक स्विच बंद कीजिएगा तो सारा का सारा जो बल्ब है, पंखा है, सब कुछ बंद हो जाएगा। ये तो एक पॉइंट हो गया सही पॉइंट। बिजली की खपत अधिक करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पावर क्षमता बहुत अधिक होती है, ये भी नहीं है। उच्च धारा के कारण उपकरण की क्षति होती है, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर केवल एक हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस काम के लिए एमीटर में शंट को लगाया जाता है? तो एमीटर में शंट को लगाया जाता है एमीटर की माप सीमा को बढ़ाने के लिए। किसके लिए? एमीटर की माप सीमा को बढ़ाने के लिए एमीटर में किसका प्रयोग करते हैं? शंट का प्रयोग करते हैं। कठोर जल साबुन के साथ झाग क्यों नहीं बनाता है? तो कठोर जल जो है साबुन के साथ झाग इसलिए नहीं बनाता है क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं जो साबुन के साथ अवक्षेप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अवक्षेप बनाते हैं, इसलिए वो झाग नहीं दे पाता है। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। कोशिका के रसधानी को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो कोशिका के रसधानी को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? बताइए। इसे कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। और नेक्स्ट है, सभी प्रकार के फर्न पौधे किस विभाग के अंतर्गत आते हैं? तो सभी प्रकार के फर्न पौधे किस विभाग के अंतर्गत आएंगे? ये आते हैं टेरिडोफाइटा। किसके अंतर्गत? टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिला देने पर दूध का पीएच मान घट जाएगा। गलत है, दूध का पीएच मान घटेगा नहीं, दूध का पीएच मान बढ़ जाएगा। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। बिल्कुल गलत है। शुष्क जगह पर यहाँ अगर तनु रहता तो ये आंसर सही हो जाता, लेकिन शुष्क जहाँ लग गया तो आंसर चेंज हो जाएगा। इसे ध्यान रखिएगा, दोनों का दोनों गलत है, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। बॉल गार्ड 1 और बॉल गार्ड 2 प्रौद्योगिकियों का उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता है? तो बॉल गार्ड 1 और बॉल गार्ड 2 प्रौद्योगिकियों का उल्लेख जो है आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसली पादप का विकास के लिए किया जाता है। यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की आधी हो जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल जिस गुणक से बढ़ेगा वो क्या होगा? तो वो हो जाएगा 4 गुना। क्या हो जाएगा? आधी। जैसे ही दूरी को आधी करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो 4 गुनी हो जाएगी। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र लेंस दुधिया और धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। आँख के ऊपर जो है ना एक वाइट कलर की परत जम जाती है जिसकी वजह से उन्हें धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। तो उसका एक ऑपरेशन होता है और वो जो वाइट परत होता है उसे हटा दिया जाता है और कुछ दिनों तक आप देखिएगा तो उन्हें एक ब्लैक चश्मा दे दिया जाता है और फिर उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाता है। बाकी इसमें कोई खास बात है नहीं। और हाँ, निकट दृष्टि दोष अगर हो जाता है तो आप अवतल लेंस का प्रयोग कीजिएगा। जरा दृष्टि दोष में बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अमाशय में भोजन का आंशिक पाचन होने पर भोजन गाढ़े लेई की तरह हो जाता है जिसे चाइल कहते हैं, जिसे चाइल नहीं जिसे काइम कहते हैं। ये पॉइंट सही है कि अमाशय में भोजन का आंशिक पाचन होने पर भोजन गाढ़े लेई की तरह हो जाता है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसे काइम कहते हैं, चाइल नहीं कहते हैं, इसे काइम कहते हैं। ठीक है। छोटे आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होने पर भोजन घुलनशील तरल में परिवर्तित हो जाता है जिसे काइम नहीं जिसे चाइल कहते हैं। छोटे आंत में जो भोजन है पूर्ण पाचन हो जाएगा तो उससे घुलनशील परिवर्तित होने के बाद उसे हम चाइल कहेंगे। ध्यान रखिएगा, अमाशय में जब भोजन पाचन होगा तो उसे काइम कहेंगे और छोटी आंत में जब भोजन पाचन होगा तो उसे चाइल कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, छोटी आंत में पचे हुए भोजन अवशोषण इलियम के विलाई द्वारा होता है। हाँ, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। तो इसका कथन कौन सा सत्य है? तो केवल 3 जो है वो सत्य है, बाकी इसमें जो गलती था वो आप समझ ही गए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑक्सीजन ज्वलनशील गैस है। और दूसरा ऑप्शन भी पढ़ते हैं फिर आप समझिएगा। ऑक्सीजन ज्वलन पोषक गैस है। देखिए, इसमें ज्वलनशील ऑक्सीजन जो है वो ज्वलनशील गैस नहीं है, ये गलत हो गया, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो ज्वलन पोषक गैस है, ये सही है। अगर ऑक्सीजन ज्वलनशील गैस होता तो कहीं भी आग लग जाता, किसी भी क्षेत्र में ऑक्सीजन भरा हुआ है कहीं भी आग लग जाता, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। ऑक्सीजन जो है ज्वलन पोषक तत्व है, ज्वलन पोषक गैस है। जहाँ पे आग लगा हुआ है उसको वो आग भड़का सकता है लेकिन आग वो खुद से लगा नहीं सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है। निम्नलिखित परिवर्तनों पर विचार कीजिए। ठीक है, परिवर्तन पर विचार कर देते हैं। उपयुक्त में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? ठीक है। ठोस का उधर्पातन, ये ठोस का उधर्पातन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, ये जो है रासायनिक परिवर्तन है, ये सही हो गया। जल में लवण का विलय होना, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऊन से स्वेटर का बुनाई रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो इसका आंसर केवल 2 हो जाएगा। पौधे में गैसों का निष्कासन के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो विसरण विधि का। गैसों का निष्कासन के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? विसरण विधि का। ठीक है। एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है, एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है, 2 मिनट 20 सेकंड में एक एथलीट विस्थापन, क्या विस्थापन पूछ रहे हैं ना, आसान सा क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा। चलिए एक सर्कल बना देते हैं। पहले सर्कल बन गया, क्या कर रहा है, उसका व्यास 200 मीटर है। चलिए व्यास भी दे देते हैं इसको, व्यास दे दिए, ये कितना है 200 मीटर। ठीक है।
आगे क्या है कि एक चक्कर लगाने में 40 सेकेंड, तो 2 मिनट 20 सेकेंड यानी 140 सेकेंड। तो 140 सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगा? 3.5 चक्कर लगाएगा। ठीक है, ये समझ गए। तो मानिए कि यहाँ से स्टार्ट किया कोई व्यक्ति जो है वो यहाँ से स्टार्ट करता है दौड़ लगाना, और 3.5 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा? जैसे यहाँ से स्टार्ट किया, पहला चक्कर यहीं खत्म होगा, दूसरा चक्कर भी यहीं खत्म होगा, और तीसरा चक्कर भी उसका यहीं खत्म होगा। लेकिन आधा चक्कर जो बचा हुआ है उसमें वो यहाँ से जाएगा और यहाँ से जाके यहाँ पे आके वो रुक जाएगा, यहाँ पे आके रुक जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि विस्थापन क्या होगा? तो जितना व्यास है उतना ही विस्थापन हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 200 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल में फ्लोराइड आयन की सांद्रता कितनी से अधिक हो जाने पर दांतों तथा हड्डियों की बीमारी हो जाती है? तो 10 ppm से अधिक हो जाएगा जल में फ्लोराइड की क्षमता, तो दांतों तथा हड्डियों में बीमारियां होने लगती है, जिसे फ्लोरोसिस बीमारी कहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक संख्याएं अपघटकों की होती है और एक पारिस्थितिकी तंत्र में आहार श्रृंखलाएं में सर्वाधिक संख्याएं उत्पादकों की होती है। दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट, वयस्क मानव शरीर में आहार नाल की बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो वयस्क मानव शरीर में आहार नाल की बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.5 मीटर। कितनी होती है? 1.5 मीटर। इनमें से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंग दैर्घ्य होता है? तो सबसे लघु तरंग दैर्घ्य होता है गामा किरण का। ठीक है, गामा किरण, उसके बाद एक्स, फिर परावैंगनी, दृश्य, अवरक्त और रेडियो। कथन 1 और कथन 2। कथन 1 है सभी प्रकार का दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, और दूसरा कथन है सभी प्रकार का ऑक्सीकरण दहन अभिक्रिया होती है। दहन अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, दहन अभिक्रिया नहीं होती है, तो दोनों सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से किस पौधे के बीजों का प्रकीर्णन हवा के माध्यम से नहीं होता है? तो किस पौधे के बीजों का प्रकीर्णन जो है हवा के माध्यम से नहीं होता है? तो सहजन का तो होता है हवा के माध्यम से, सूरजमुखी का हवा के माध्यम से होता है, घास का हवा के माध्यम से, लेकिन जेंथेनियम जो है इसका हवा के माध्यम से प्रकीर्णन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और अगर देखा जाए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसकी वजह से मैं इस क्वेश्चन को नहीं करवा रहा हूँ। बाकी मैं चाहूँ तो इसे करवा सकता हूँ, लेकिन आप इसे समझ भी नहीं पाइएगा और मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, इसलिए मैं नहीं करवाऊंगा। ठीक है, एडुसेट या GSAT-3 भारत का प्रथम शिक्षा उपग्रह जिसे इसरो द्वारा कब प्रक्षेपित किया गया था? तो इसे प्रक्षेपित किया गया था 2004 में। कब प्रक्षेपित किया गया था? 2004 में। मैं आपको क्लियर कर दूं कि जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, अगर मुझे लगेगा कि एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो मैं करवाऊंगा, नहीं तो नहीं करवाऊंगा, चाहे आगे जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होता है और कहीं एग्जाम में आया नहीं है, तो इसलिए हाँ वो आता भी है तो वो आता है आपको टेक्नीशियन, रेलवे का टेक्नीशियन एग्जाम है तो उसमें आता है, बाकी उतना हार्ड आता भी नहीं है, नॉर्मल आता है। जैसे एक वृत्तीय पथ वाला बताया हूँ वैसा वैसा आता है, तो वो सब है। एक विद्युत हीटर उसकी शक्ति 1500 वाट अंकित की गई है, 10 घंटा उपयोग करेंगे कितना हो जाएगा? तो 1500 गुना 10 बटा 1000 कर दीजिए, तो 15 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन उतना घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे न्यूमेरिकल टाइप में। तरबूज का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण होता है तरबूज का लाल रंग। इनमें से किस जीव में मुख्य रूप से बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन होता है कवक में। किस में होता है? कवक में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, ताजे भौम जल को जब बाहर निकाला जाता है तो उसके pH मान थोड़ा घट जाता है, इसका क्या कारण है? तो इसका जो कारण है, जब ताजे भौम जल को बाहर निकालते हैं तो उसके साथ क्या होता है, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड जो है जल में घुल जाता है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलेगा तो उसका pH मान थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भोजन में प्रयोग किया जाता है? तो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में इनमें से प्रयोग किया जाता है लेसिथिन। क्या प्रयोग किया जाता है? लेसिथिन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सही सम्मिलित नहीं है? आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज सही है, उष्माधारिता का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम सही है, जूल प्रति केल्विन सही है, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर सही है, और बल का मात्रक पास्कल दिया है जो कि गलत है, बल का हो जाएगा न्यूटन। नेक्स्ट, 30 न्यूटन का बल 6 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है, तो वस्तु का त्वरण क्या होगा? तो त्वरण, इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, F बराबर ma। तो इस फॉर्मूला पे जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, तो F बराबर ma पे रख दिए, F का मान दिया हुआ है पहले से 30 और a निकालना यानी त्वरण निकालना है, और m दे रखा है 6 kg। इसमें 2 सेकेंड का कोई मतलब ही नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो 30/6 कर दीजिए, 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट,
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाई गई स्वस्थ मानव की सुनने की क्षमता क्या होती है? तो स्वस्थ मानव की सुनने की क्षमता जो है 45 से 50 डेसिबल होता है। लेकिन एंगस्ट्रम में आपसे कभी क्वेश्चन पूछ देगा तो 5500 एंगस्ट्रम जो है एक सुनने की सुराही क्षमता मानी जाती है। नेक्स्ट है धनुष मिसाइल किस मिसाइल का नौसैनिक संस्करण है? तो ये हो जाएगा पृथ्वी का। नेक्स्ट उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो इसका फोकस दूरी कितना होगा? इसमें फॉर्मूला 1/f/1/u - 1/v वाला लगाइएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर 12 सेंटीमीटर आएगा। निम्नलिखित में से किस संयोजी उत्तक के कोशिकाओं के चारों ओर एक द्रव भरा आवरण होता है, इसे लैकुना कहा जाता है? तो ये जो है उपास्थि के चारों ओर भरा होता है। किसके चारों ओर? उपास्थि के चारों ओर, और उसे क्या कहा जाता है? लैकुना। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से जल अभिक्रिया नहीं करता है? तो Au जो है वो जल से अभिक्रिया नहीं करता है, बाकी ये सब जो है जल से अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। पौधे के जाइलम उत्तम की अधिकांश कोशिकाएं मृत होती है, जबकि फ्लोएम उत्तक की अधिकांश कोशिकाएं जो है वो जीवित होती है। ये सही है। जाइलम उत्तक द्वारा भोजन का परिवहन, जाइलम उत्तक द्वारा भोजन का परिवहन नहीं बल्कि जल का परिवहन होता है। ये गलत हो गया। नेक्स्ट है जाइलम द्वारा परिवहन एक दिशीय। हाँ, जाइलम द्वारा परिवहन जो है वो एक दिशा में होता है, जबकि फ्लोएम द्वारा परिवहन जो है वो द्विदिशीय, ऊपर नीचे दोनों हो सकता है। ये भी सही है। 1 और 3 दोनों सही है। नेक्स्ट है डेविड अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है तो डेविड तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? जैसे ये दर्पण है तो समतल दर्पण में क्या होता है कि जितनी दूरी पे आप हैं दर्पण से उतनी ही दूरी पे आपकी छाया भी बनेगी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस चीज़ को गौर करना है। दर्पण और उसके प्रतिबिंब, दर्पण से दूरी जो है उसका 4 मीटर है। कितना है? 4 मीटर। यहाँ पे अगर डेविड है तो इसका दूरी जो है 4 मीटर है। लेकिन अब क्या किया कि वो 1 मीटर इधर आ गया। कितना आ गया? 1 मीटर। मतलब 3 मीटर इधर जगह बनेगा और 3 मीटर जो है इधर बनेगा, यानी 6 मीटर की दूरी बनेगी उसके और उसके प्रतिबिंब भी। वो तो यहाँ रहेगा, उसके और उसके प्रतिबिंब की दूरी 6 मीटर बनेगी। नेक्स्ट मार्क्विरिक्स टीका किस रोग से बचाव हेतु लाया जाता है? तो ये हो जाएगा मलेरिया रोग से। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। मानव को सर्वाधिक ऊर्जा की प्राप्ति भोजन के कार्बोहाइड्रेट अवयव से मिलता है। सही है। विटामिन संतुलित आहार का अनिवार्य हिस्सा है, परंतु इससे किसी प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेट ब्लाइट रोग जो है वो आलू में होता है। सभी अयस्क खनिज हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है। ये जो है सही है। सभी अयस्क जो है वो खनिज है लेकिन सभी खनिज जो है वो अयस्क नहीं है। सही है। कुछ खनिज में धातु की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है और कुछ खनिज में धातु की प्रतिशत मात्रा कम होती है। ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर कितना होगा? विभवांतर का फॉर्मूला आप लोग लगा लीजिएगा। 20 वोल्ट इसका आंसर आएगा। देखिए जिसमें मैं छोड़ रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये सब आसान सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ, थोड़ा सा अपना भी माइंड लगाना इस चीज़ों पर। और इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ कि दरोगा के एग्ज़ाम में या फिर बिहार के कोई भी एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल से नहीं पूछता है, इसलिए थोड़ा सा बाइकआउट कर रहा हूँ उसे। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे के हरित लवक में कौन सी घटनाएं घटित होती है? तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, ये तो होता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित, ये भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ये भी होता है। इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। हेमोफीलिया रोग का कारण क्या है? हेमोफीलिया रोग का कारण है, इसका कारण हो जाएगा एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन की कमी। इसका कारण क्या हो जाएगा? एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन की कमी हो जाएगा। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। नेक्स्ट जो कि लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित मानव रहित विमान है? तेजस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तेजस। तो सेट यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने उन दोस्तों को जो ख़रीद के नहीं पढ़ सकते और वो चाहते हैं, या फिर जो खरीद के पढ़ भी सकते हैं उन्हें भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम लगभग 25 से 30 मिनट के अंदर पूरा सेट को रिवीजन करवा देते हैं। रिवीजन के तौर पे और एक एक पॉइंट को कवर कर लेते हैं, वो आप देख ही लिए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर ही देना है, बाकी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कंटिन्यू वीडियो आएगा, जितना आपका सपोर्ट रहेगा उतना ज़्यादा वीडियो आते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।